गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेम हिस्ट्री की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज ये हमारा जो वीडियो जो रहेगा वो लेसन फर्स्ट का शेष भाग है, पार्ट 3। और इसमें हम हुमायूं का अध्ययन कर रहे हैं, हुमायूं के अभियान, हुमायूं की भूलें व निर्वासन। तो इसके अभियान में हम इसे लगातार करते हुए चौसा का युद्ध का अध्ययन हम कर रहे हैं। हुमायूं ने बंगाल की सुरक्षा का भार जहांगीर बेग को दिया। वह स्वयं सेना सहित आगरा के लिए कूच कर गया। शेर खां हुमायूं की प्रत्येक गतिविधि पर नज़र रखे हुए था। उसने हुमायूं की इस अवस्था का लाभ उठाने के लिए उसका रास्ता रोकने का फैसला किया। हुमायूं की गलती यहाँ ये रही कि उसने सेना को एक मार्ग से संयुक्त रूप से न लेकर 2 मार्गों से निकालना चाहा, जिसके कारण उसकी शक्ति कम हो गई। जैसे ही हुमायूं ने अपने समूह के साथ चौसा पहुंचा तो उसका आमना सामना शेर शाह की सेना से हुआ। दोनों ही सेनाएं 3 महीने तक इसी तरह से रही, लेकिन दोनों ओर से आक्रमण नहीं हो सका। हुमायूं के सलाहकार ने उसे सलाह दी कि वह तत्काल शेर शाह पर आक्रमण करे, परंतु उसने ऐसा न करके भारी भूल की। दूसरी ओर शेर शाह ने उसे संधि वार्ता में उलझाए रखा, अंदर ही अंदर से तैयारी करता रहा। उसका उद्देश्य वर्षा ऋतु तक युद्ध प्रारंभ न करना था। दोनों की सैन्य रचना में अंतर था। शेर शाह का शिविर ऊंचाई पर था और हुमायूं काफ़ी गंगा व करमनासा नदी के बीच काफ़ी नीचे वाले क्षेत्र में था। जब बारिश शुरू हुई तो नीचे शिविर के नीचे होने के कारण उसमें पानी भर गया, और जब हुमायूं की सेना अपना सामान नीचे की से ऊपर की ओर करने में व्यस्त थी, तब उसी समय 26 जून 1539 की रात को शेर शाह ने आक्रमण कर दिया। इससे मुगल सेना में खलबली मच गई। उसके तोपखाने का प्रयोग नहीं कर पाया। सैनिकों ने प्राण रक्षा के लिए दूर दूर भागना शुरू कर दिया। हजारों सैनिक गंगा व करमनाशा नदी में डूबकर मारे गए। स्वयं हुमायूं ने भी गंगा में छलांग लगा दी। वह डूब सकता था, लेकिन वह निजाम भिश्ती नामक सेवक ने उसकी सहायता की और वह बच गए। इस तरह से वह आगरा भाग गया था। एक दिन का राज्य इस भिश्ती को दिया, जिसने चमड़े के सिक्के चलाए। चौसा की लड़ाई में लगभग 8,000 मुगल सैनिक मरे। हुमायूं को अपनी 2 बेगमों व पुत्री को भी खोना पड़ा, और इस युद्ध से शेर खां की प्रतिष्ठा बढ़ गई। अब उसने शेर शाह की उपाधि धारण की और आगरा पर अधिकार करने की योजना बनानी शुरू कर दी। इस तरह से इस युद्ध ने हुमायूं का भविष्य अंधकार में होने की पुष्टि कर दी, क्योंकि उसकी सेना लगभग नष्ट हो गई थी। इसके बाद कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध हुआ। कन्नौज में करारी हार के बाद हुमायूं हताश होकर के आगरा पहुंचा। उसका पारिवारिक व व्यक्तिगत स्थिति संतोषजनक नहीं थी। फिर उसने शेर शाह के विरुद्ध लड़ाई लड़ने पर परिस्थितियों को बदलने का फैसला किया। उसने अपने भाइयों से कृतज्ञता के लिए माफ़ी मांगी एवं सहायता की भीख की मांग की, परंतु इसके लिए उसे वांछित सहयोग की बजाय मात्र आश्वासन प्राप्त हुआ। अब वह अकेले ही सेना एकत्रित कर शेर शाह के साथ अंतिम संघर्ष की योजना बनाकर आगे बढ़ा। शेर शाह हुमायूं का पीछा कर रहा था। उसने अपने सहयोगियों को हुमायूं को चारों ओर से घेरने था एक साथ उस पर युद्ध करने की योजना बनाई। उसने ईशा खां को गुजरात व मांडू क्षेत्र से आगरा व दिल्ली पर आक्रमण करने को कहा, जबकि अपने पुत्र कुतुब खां को कन्नौज की ओर से दबाव बनाने को कहा, जबकि स्वयं बिहार व हिंदाल बिहार की ओर से आगे बढ़ा। हुमायूं ने स्वयं कन्नौज की ओर बढ़ने का फैसला किया। इस अवसर पर उसके भाइयों अस्करी व हिंदाल का सहयोग भी प्राप्त हुआ। इस अभियान में कुतुब खां मारा गया तो हुमायूं का उत्साह बढ़ गया तथा उसकी सेना भी बढ़कर 90,000 हो गई थी। इस तरह शेर शाह व हुमायूं दोनों कन्नौज की तरफ बढ़े। अप्रैल 1540 से लगभग मई के मध्य तक दोनों सेनाएं फिर आमने सामने हुई। हुमायूं की फिर बड़ी भूल थी कि उसने शेर शाह को संभलने का मौका दे दिया, अन्यथा पुत्र की मृत्यु से वह विचलित था और उसकी सेना का मनोबल भी कमज़ोर था। हुमायूं ने अपनी दूसरी गलती फिर दोहराई कि आगरा शिविर फिर नीची जगह में लगाया, और 15 मई को फिर वही कहानी दोहराई जाने की स्थिति बन गई जो चौसा में हुई थी। शेर शाह ने फिर अचानक आक्रमण कर दिया। मुगल सैनिक न तो लड़ने के लिए तैयार थे, न पहले की तरह मृत्यु का मंजर देखना चाहते थे। कामरान था सुल्तान मिर्ज़ा की सेना उसका साथ छोड़कर भाग गई। हुमायूं अपने हिंदाल व अस्करी भाई की सहायता से लड़ा, लेकिन उसे पराजित होना पड़ा। उसकी सैनिकों का उत्साह समाप्त हो चुका था। और हुमायूं तारीख़ शेरशाही का लेखक हुमायूं की वीरता की प्रशंसा करता है। जब तारीख़ रशीदी के लेखक ने भी उसकी व्यक्तिगत तौर पर प्रशंसा की, परंतु सेनापति के तौर पर उसे कमज़ोर बताया। उसने मुग़लों की पराजय के बारे में लिखा कि इससे पहले कि
कि इससे पहले कि तीर चले मुग़ल सैनिकों में इस प्रकार की भगदड़ मच गई जिस पर आंधी आने से भूसा उठता है। इस तरह से हुमायूं के पास भी भागने के अतिरिक्त कोई और विकल्प नहीं था। शेरशाह ने उसका पीछा करते हुए आगरा व दिल्ली पर कब्जा कर लिया। हुमायूं लाहौर पहुंचा। वहां कामरान ने उसे कोई सहयोग नहीं दिया, लेकिन बल्कि वह शेरशाह से गुप्त वार्ता करता रहा। इसके बाद हुमायूं सिंध तथा अमरकोट गया। वहां उसे पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन शेरशाह के आक्रमण के भय से काबुल व कन्नौज होता हुआ वह ईरान चला गया। इस तरह से कन्नौज के युद्ध ने भारत में मुग़ल सत्ता को समाप्त कर दिया। भारत के बादशाह को शेरशाह ने भारत से निर्वासित कर दिया और इस कारण भारत में अफ़गानों द्वारा खोई हुई सत्ता को प्राप्त करने का अवसर भी मिला। उसने शेरशाह के नेतृत्व में द्वितीय अफ़गान राज्य की स्थापना की। हुमायूं का निर्वासन काल के बारे में अध्ययन करेंगे। 1540 में शेरशाह के हाथों हुमायूं की करारी हार हुई। इसके पश्चात शेरशाह ने उसका पीछा करते हुए उसे दिल्ली व आगरा से निकाल दिया। फिर वह पंजाब पहुंचा, जहाँ उसके भाई कामरान ने उसके साथ सहयोग नहीं किया, बल्कि हुमायूं के विरुद्ध शेरशाह से बात करने लगा। शेरशाह ने पंजाब पर भी आक्रमण कर दिया, जिसके कारण हुमायूं को लाहौर छोड़कर भी छोड़ना पड़ा और इसी समय उसका भाई हिंदाल भी शेरशाह से मिल गया। हुमायूं फिर सिंध में गया। कामरान के व्यवहार से तंग होकर वह सिंध पहुंचा और सिंध के शासक शाह हुसैन अरगुन ने भी उसे सहयोग नहीं दिया। इस अवस्था में वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता रहा। 1541 में उसकी शादी हमीदा बानो बेगम से हुई। हिंदाल के सहयोग से उसने थट्टा पर कब्जा करने का प्रयास किया, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। हुमायूं राजपूताना व अमरकोट में। थट्टा में हुमायूं की असफलता से वह दुखी होकर के हिंदाल भी उसका साथ छोड़ गया। इस समय हुमायूं को मारवाड़ के शासक मालदेव से निमंत्रण मिला। जब वह जोधपुर की ओर आ रहा था तो मार्ग में जैसलमेर के शासक ने रोकने का प्रयास किया। जैसे ही वह जोधपुर पहुंचा तो उसे मालूम हुआ कि मालदेव उसे विश्वासघात कर सकता है। वह फिर से सिंध की ओर मुड़ा और अमरकोट के शासक वीरसाल के पास पहुंचा। यहाँ पर उसकी सिंध के शासक से संधि की योजना व थट्टा पर कब्जा करने की योजना भी असफल हुई। इसी समय अक्टूबर 1542 में अमरकोट में ही अकबर का जन्म हुआ। यहाँ पर कुछ समय रुककर उसने अफगानिस्तान जाने की योजना बनाई। हुमायूं ईरान में। जुलाई 1543 में हुमायूं अमरकोट को छोड़कर कंधार की ओर बढ़ा और उसने एक बार फिर अपने भाइयों से सहयोग की अपील की, लेकिन वे उसे गिरफ्तार करना चाहते थे, परंतु बहराम खान के सहयोग से के कारण हुमायूं बच गया लेकिन बहराम खान की सलाह के अनुरूप उसने अपने भाइयों पर आक्रमण न करने का फैसला किया। हुमायूं ने मक्का जाने को अंतिम रूप दे दिया, परंतु बहराम खां उसे ईरान के शासक तहमास्प से सलाह करने के लिए कहता है। दिसंबर 1543 में हुमायूं का दूत शाह तहमास्प के पास सहायता के लिए पहुंचा और 1544 में शाह ने उसका स्वागत किया। दोनों के मध्य एक दो बार आपस में मतभेद भी हुआ। अंततः शाह ने कुछ शर्तों के साथ सहयोग करने की बात स्वीकार कर ली। इसके बाद हुमायूं का कंधार व काबुल पर कब्जा। शाह के दिए गए 14,000 प्रशिक्षित सैनिक लेकर हुमायूं पुनः भारत की ओर बढ़ता है। कंधार में उसका भाई अस्करी शासन कर रहा था, जिसने लड़ाई के बाद यह दुर्ग हुमायूं को दे दिया। हुमायूं ने इसे ईरान के शासक तहमास्प को दे दिया। बाद में परिस्थितियों का लाभ उठाकर हुमायूं ने इस पर कब्जा कर लिया। अब हिंदाल व मिर्ज़ा यादगार कामरान के साथ छोड़कर हुमायूं से आ मिले। हुमायूं ने काबुल के किले को घेर लिया और वहां उसकी जीत संभव थी, लेकिन कामरान ने हुमायूं के पुत्र अकबर को किले की दीवार पर बांधकर लटका दिया, जिसके कारण हुमायूं को एक बार फिर समझौता करना पड़ा। 1547 में हुमायूं ने काबुल पर कब्जा कर लिया। इसी बीच बदखसा भी हुमायूं ने कब्जा कर लिया। इसके बाद कामरान एक बार फिर काबुल को प्राप्त करना चाहता था, लेकिन उसे सहायता नहीं मिली। हुमायूं ने उसे पकड़कर अंधा करवा दिया और वह मक्का चला गया। हिंदाल भी एक अन्य लड़ाई में मारा जा चुका था। इस तरह 1553 तक हुमायूं ने काबुल, कंधार, गजनी, बदखसा में अपनी स्थिति पूरी तरह से मजबूत कर ली। तत्पश्चात उसने भारत की ओर कदम रखा। हुमायूं भारत की ओर तथा पुनः सत्ता की प्राप्ति की ओर चला। उसने ईरान के शासक तहमास्प का दबाव भी अब उस पर नहीं रहा था। इधर भारत में शेरशाह के उत्तराधिकारी कमज़ोर थे, वो शासन व्यवस्था नहीं चला पा रहे थे, जनता में विद्रोह थे और वो इन परिस्थितियों का लाभ उठाना चाहता था। उसने पंजाब पर आक्रमण किया और उसने पेशावर पर कब्जा किया, लाहौर की ओर आगे बढ़ा। इसमें बहराम खां भी उससे मिल गया। फरवरी 1555 में उसने लाहौर को जीत लिया।
हुमायूं ने लाहौर की सफलता के बाद शेष पंजाब पर कब्जा करना चाहा और उसे रोकने का भी प्रयास किया, लेकिन वो मच्छीवाड़ा के युद्ध में पराजित हो गए। अतः हुमायूं ने सरहिंद, फिरोजा, लुधियाना सहित संपूर्ण पंजाब पर कब्जा कर लिया। दिल्ली के सुल्तान की पराजय। दिल्ली के अफगान सुल्तान सिकंदर सूर को जब अपनी माछीवाड़ा में पराजय के बारे में पता चला तो वह स्वयं हुमायूं को रोकने के लिए आगे बढ़ा। जून 1555 में हुमायूं व सिकंदर सूर के मध्य सरहिंद में लड़ाई हुई। इसमें सिकंदर सूर की पराजय हुई। इस बार फिर मुगलों को दिल्ली की सत्ता अफगानों से ही प्राप्त हुई। 23 जुलाई 1555 को हुमायूं ने दिल्ली में एक विजेता के रूप में प्रवेश किया। उसके जीवन के बुरे दिन अब समाप्त हो गए थे। एक बार फिर उसने अपनी सत्ता इस क्षेत्र में स्थापित कर ली। हुमायूं के अंतिम दिनों में उसने जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव देखे। इस समय वह आराम का जीवन जी रहा था। उसने अपना अधिकतर समय प्रशासन इत्यादि व्यवस्था की ओर लगाया। यह कार्यक्रम ज़्यादा दिन तक नहीं चल सका। एक दिन वह 24 जनवरी 1556 को अपने पुस्तकालय में अध्ययन कर रहा था। उसे दोपहर की नमाज की अजान सुनाई दी। वह जल्दी में उठा। उसने अफीम खाई हुई थी तथा एक छड़ी के सारे सीढ़ियों से उतर रहा था। शरीर का संतुलन बिगड़ने के कारण सीढ़ी पर ठीक से छड़ी नहीं रखी जा सकी और वो सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ बुरी तरह से घायल हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। लेनपुल ने उसकी इस अवस्था पर लिखा कि वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर लुढ़कते हुए उसके जीवन का अंत हो गया। यह मात्र उसके जीवन के साथ ही नहीं बल्कि उसके मृत शरीर के साथ भी हुआ। अगर हुमायूं का मूल्यांकन करें तो उसके व्यक्तित्व पर प्रकाश डालने से कोई एक निश्चित मत नहीं निकलता, क्योंकि दोनों प्रकार की स्थितियां उसकी साफ झलकती हैं। उसकी क्षमता, कार्यप्रणाली, धर्म, आत्मविश्वास, दयालु स्वभाव, पितृभक्ति, अच्छा भाई, कला व साहित्य का प्रेमी इत्यादि अच्छे गुण थे, जिसके कारण वह अपने पिता के शासनकाल में अच्छी उपलब्धियां ले पाया। ईरान के शाह के साथ विभिन्न विपरीत परिस्थितियों में समझौता था। अंतिम तौर पर भारत में सत्ता स्थापित करने का गुण भी उच्च कोटि का था। इसके विपरीत यदि उसकी दुर्बलताओं का अध्ययन करें तो स्पष्ट होता है कि वह आलसी, सुस्त, अदूरदर्शी, नशेड़ी, कूटनीतिज्ञताहीन व कमज़ोर सेनानायक था, जिसके कारण उसे लगातार असफलताओं का भी सामना करना पड़ा। जहाँ उसके व्यक्तित्व में इस प्रकार की विरोधाभास था, वहीं प्रशासनिक योग्यता के मामले में भी वह अपने पिता से आगे नहीं जा पाया। उसने प्रशासन को 4 भागों में विभाजित कर उसे बेहतर ढंग से चलाने का प्रयास अवश्य किया, लेकिन परिस्थितियों को ठीक ढंग से न समझ पाने के कारण वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा नहीं कर सका। निसंदेह उसका नाम हुमायूं अर्थात भाग्यवान था, लेकिन जीवन इसकी व्यवस्था इसके विपरीत थी, अतः उसे घृणा नहीं की जानी चाहिए। अंत में कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत 16वीं शताब्दी के प्रारंभिक दिनों में अपने अंत के करीब थी। सल्तनत की सत्ता न मात्र की थी और पूरे भारत में क्षत्रिय शक्तियों का उत्थान हो रहा था। इसी कारण इन शक्तियों का आपसी संबंध भी मित्रता पर आधारित न होकर शत्रुता पर आधारित था। दूसरी ओर बाबर को मध्य एशिया की राजनीति में लगातार असफलता मिल रही थी। छोटी आयु में वह शासक बना। उसने अपने लोगों ने उसकी समस्याएं पैदा की। फलतः बाबर को अपने साम्राज्य से हाथ धोना पड़ा। फलतः दर दर की ठोकरें खाना उसकी मजबूरी बन गई। उस समय उसका साथ दिया और वह काबुल पर कब्जा करने में वो कामयाब हो गया। काफ़ी उतार चढ़ाव के बीच हुमायूं का जीवन तथा भारतीय इतिहास गुजरता रहा, जिसने कई तरह से भविष्य को नए आयाम दिए। तो ये था चैप्टर 1। आज ये कंप्लीट होता है। धन्यवाद।